हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो 15 पेडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस के, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये है हमारा 22 दिसंबर 2021 का पेपर 1 और आज हम लोग ईवीएस के पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व क्वेश्चन को ईवीएस एंड पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 15 पेडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस सब्जेक्ट में, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये ईवीएस पेडागॉजी के 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और ईवीएस पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपका, इन एनवायरनमेंट स्टडीज दैट थीमेटिक अप्रोच हैज बीन अडॉप्टेड इंस्टेड ऑफ टॉपिक बिकॉज। आप यानी कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं, यह संयुक्त या परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, सही है। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, बिल्कुल गलत है। और यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, बिल्कुल नहीं। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ए सही है इसमें और आपका क्या है, डी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक विषय क्षेत्र नहीं है, इसे एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है जो भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अध्ययन के अन्य आयामों से अधिगम के अनुभव प्राप्त करता है। ईवीएस में विषयगत और उपागम ईवीएस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा आदि जैसे पाठचर्या विषयों के आसपास आयोजित की जाती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है क्रिया की। तो इसका 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। ठीक, 77 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि चीजें कैसे काम करती हैं और कैसे उनके वातावरण में परस्पर क्रिया करती हैं। प्राथमिक स्तर पर यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जिससे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा से ज्ञान शामिल है। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है सत्य को परिभाषित करना। संज्ञा प्रत्येक चीज, व्यक्ति, वस्तु, संवेदनाएं, भावनाएं आदि को नाम देती हैं। क्रिया शब्द कार्य करने या होने की अवस्था है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। पर्यावरण अध्ययन एक अंत विषय शैक्षणिक विषय है जो इस बात की जांच करता है कि जटिल समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य पर्यावरण के साथ कैसे अंत क्रिया करता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है, इसलिए उन्हें समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस प्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना होगा, व्याख्या, विचार मंथन, कठपुतली द्वारा नाटक या क्षेत्र भ्रमण। तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा कठपुतली द्वारा नाटक करना और क्षेत्र का भ्रमण करना। यानी कि क्षेत्र में कहाँ कहाँ पॉल्यूशन है और उसका सोर्स क्या है, आपको क्षेत्र भ्रमण करके ही आपको पता लगेगा। तो सी सही है आपका और डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल सी एंड डी। ठीक,
देखिए, जो शिक्षण विधि है यह शिक्षण द्वारा पाठ्यक्रम विषय वस्तु को इस तरह से विस्तृत करने की रणनीति है जो छात्रों को व्यस्त रखती है और उन्हें विभिन्न कौशल समूह को अभ्यास करने की अनुमति देती है। इसमें व्याख्यान, क्षेत्र भ्रमण, चर्चा के तरीके आदि शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करना बिल्कुल सही है। और विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना बिल्कुल सही। और अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण घोषित करना बिल्कुल गलत। तो ए सही है आपका, बी सही है, सी सही है और डी गलत है आपका। ठीक, ए बी सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। विलियम आर टीचर वांट टू सेट अप अ बर्ड वाचिंग क्लब फॉर हिज क्लास, whom should be appointed as a leader for his club। यानी कि विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? आपके ऑप्शन है कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, और कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि छोटे छोटे समूह बनाएंगे और उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। तो 80 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक नेता को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का इस तरह से मार्गदर्शन कर सकता है कि वे शिक्षक की मदद से प्राप्त ज्ञान को समझ सकें और लागू कर सकें। यानी कि बाल केंद्रित अधिगम इन निर्देशात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए निर्देश का ध्यान शिक्षक से शिक्षार्थी पर स्थानांतरित करता है। कक्षा में छात्रों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से निर्णय लेने में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। कक्षाओं में निर्णय लेने में बच्चों को शामिल करने से बच्चों को मुद्दों के बारे में सोचने और निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। नए कौशल सीखने और अपने समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने में आनंद आएगा। यह बच्चों को उनकी पसंद के बारे में सोचने और निर्णय लेते समय महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका। भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आप अपने परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? या ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? तो आपके ऑप्शन है परिवार की खान पान की आदतें, परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, ये बिल्कुल सही है, परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती, सी सही है आपका और डी सही है, यानी कि केवल सी और डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? थर्ड सही हो गया। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। महिलाओं पर पुरुषों की ऐतिहासिक संस्कृति और सामाजिक वर्चस्व के कारण लिंग संबंधी मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। समाज में पुरुषों के प्रति पूर्वग्रह को काम करने के लिए लिंग संबंधी मुद्दों को कक्षाओं में विस्तार में समझा जाना चाहिए। लैंगिक भूमिका समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों या मानकों पर आधारित है। पुरुष की भूमिकाएं आमतौर पर ताकत, अवधि और प्रभुत्व से संबंधित है, जबकि स्त्री की भूमिकाएं निष्क्रियता, पोषण और अधीनता से संबंधित है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के ग- गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से छह शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है अवलोकन अनुसूची और स्टिंग स्केल, वर्तांत रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो। तो 82 का आपका थर्ड हो जाएगा,
एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि वृत्तांत रिकॉर्ड। देखिए, जो किसी भी विशेष विषय क्षेत्र में छात्र की शैक्षणिक क्षमताओं, प्रवाह कौशल को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन उपकरण और तकनीक, साथ ही उस विषय में क्षेत्र में अकादमिक दक्षता की दिशा में उनकी प्रगति हो। इसमें प्रश्नोत्तरी, क्विज, पोर्टफोलियो अवलोकन, रेटिंग स्केल, उपचयनात्मक अभिलेख आदि शामिल हैं। देखिए जो देखिए जो उपचयनात्मक अभिलेख है, यह एक संपूर्ण वर्णनात्मक वर्णन है जो बच्चों के एक विशिष्ट व्यवहार या अंत क्रिया के बाद दर्ज किया जाता है। और यह उप- यह शिक्षक को गतिविधियों की योजना बनाने, परिवार को जानकारी प्रदान करने और बच्चों के अधिगम के अंतराल को पहचानने में मदद करता है। इसका उपयोग छात्रों के कार्य कौशल और दृष्टिकोण के विशिष्ट अवलोकन पर नजर रखने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा। इकबाल, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चला कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पाता है। गीता का इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको करना चाहिए कि कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। ठीक। तो 83 का क्या होगा आपका? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, दृष्टिबाधित पैदा होते हैं या बाद में बीमारी, कुपोषण या दुर्घटना के कारण दृष्टिबाधित हो जाते हैं, वे आंशिक रूप से या पूरी तरह से अंधे हो सकते हैं। इस बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित काम करना चाहिए। उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्तियों में बैठाना, ऐसे बच्चों के लिए बड़े आकार की छपाई वाली पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था करना, शिक्षक को दृष्टिबाधित बच्चों को दत्त कार्य और गतिविधियां प्रदान करने के बजाय मौखिक निर्देश देना, यानी कि ऑरली निर्देश देंगे, यानी ऑरली ऑर्डर देंगे शिक्षक। और जो शिक्षकों को वास्तव में कक्षा में वास्तविक वास्तविक को बच्चों के लिए स्पष्टपूर्ण अधिगम के लिए अनुभव प्रदान करने के लिए एक अनुभव दिखाना चाहिए। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा। ऋषि चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो कक्षा चर्चा, विशेषज्ञ वार्ता, वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण और रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो 84 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, रेशम पालन इकाई भ्रमण। यानी कि शिक्षण कार्यनीति या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की सहायता करने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई एक विधि है। क्षेत्र भ्रमण या कक्षा के बाहर किसी स्थान का दौरा करना जहां छात्र नई नई चीजों को आजमा सकते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं या प्रत्यक्ष अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण का महत्व है कि व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, अवलोकन और धारणा कौशल विकसित करना, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को बढ़ाना, विषय के प्रति रुचि और प्रेरणा बढ़ाना। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। एन ईवीएस टीचर मस्ट, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। आपके ऑप्शन है पाठचर्या का निर्माण, पाठचर्या का पालन, पाठचर्या का हस्तांतरण, पाठचर्या का क्रिया क्रियान्वयन। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठचर्या का निर्माण। यानी कि जो पाठचर्या का जो निर्माण है, कार्य एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें शिक्षक को पाठचर्या को अंतर्निहित अवधारणाओं की पूरी तरह समझ के साथ साथ समाज के सामाजिक रूप से वांछनीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिगम के अनुभवों को व्यवस्थित रूप से बनाने की क्षमता की आवश्यकता होती है। या शिक्षक को एक पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए क्योंकि यह उपयुक्त अधिगम की रणनीतियाँ, शिक्षण विधियाँ और निर्देशात्मक विषय वस्तु का सुझाव देने में मदद करता है। या शिक्षकों और शिक्षार्थियों की ओर से पाठचर्या के उचित कार्यान्वयन प्रदान करने में मदद करता है। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक को एक पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका। देयर आर द नो टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज बिकॉज। यानी कि कक्षा पहली व दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की
कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। ठीक, 86 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जिसमें विज्ञान, भौतिक, रसायन और जैविक, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और इसी तरह पर्यावरण शिक्षा में संरक्षण और संरक्षण के ज्ञान शामिल है। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बहुत प्राथमिक स्तर कक्षा 1 या 2 में एक विशिष्ट विषय के रूप में चरण में जिन जिन अवधारणाओं को जानना महत्वपूर्ण है उन्हें भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्योंकि बच्चे दुनिया को अलग अलग विषय क्षेत्रों में विभाजित करने के बजाय समग्र रूप से देखते हैं, ऐसे सीखने के अनुभव प्रदान करना महत्वपूर्ण है जो विषय क्षेत्रों के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं। यह न केवल पाठचर्या भार को हल्का करने में मदद करता है बल्कि बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में भी मदद करता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, रमेश प्लान अ प्ले फॉर द क्लास 5 एज अ मेथड फॉर टीचिंग एनिमल्स, व्हाट शुड ही डू। यानी कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। तो उसे ये करना चाहिए कि विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। ठीक, 87 का क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। देखिए, जो टीचिंग मेथड है यानी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां शिक्षक द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चों का आकलन करने के लिए अपनाई गई विधियां हैं। नाटक मौखिक और गैर मौखिक संचार दोनों में संशोधन करते हैं या मुखर प्रक्षेपण, शब्द अभिव्यक्ति, भाषाई प्रवाह और प्रेरक संचार को बढ़ावा देता है। नाटक दर्शकों का पूर्व अभ्यास करना, प्रदर्शन करना, सुनने और अवलोकन करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यह आत्मविश्वास का निर्माण करता है और गतिविधि का सक्रिय भाग बनकर बच्चों के आत्मसम्मान को धीरे धीरे बढ़ाता है। कक्षा में एक नाटक का आयोजन करते समय शिक्षक को छात्रों से नाटक लिखने और उसे अभिनय करने के लिए कहना चाहिए क्योंकि इसे उन्हें अपने पैरों पर सोचने और नए विचार उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। या उन्हें उस विषय में या उस विश्व में उनकी रुचि जगाने में मदद करेगा जिसमें वे रहते हैं या उन्हें और अधिक जिज्ञासु बनाते हैं। नाटक छात्रों के बीच मजबूत बंधन बनाने में मदद करता है क्योंकि बच्चे एक साथ हंसते सीखते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने उस रंग को क्यों चुना या पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के आसपास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश में आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को क्या करना चाहिए। तो 88 का आपका हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा सही। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो अनुभवों के माध्यम से अधिगम करना, बच्चे अवलोकन, श्रवण, अन्वेषण, प्रयोग और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे अवधारणाओं की व्याख्या और चर्चा करना सीख कर अपने आसपास के विश्व के बारे में सीख सकते हैं और उनके साथ अंत क्रिया कर सकते हैं। ये क्षमताओं अधिगम, ज्ञान प्राप्ति और वास्तविक जीवन की घटनाओं से संबंध स्थापित करने में बच्चों की रुचि के लिए आधारभूत कार्य करती हैं। जो अधिगम है, अधिगम में वास्तविक जीवन के अनुभवों का महत्व है। एक अनुभव जितना अधिक सार्थक होता है उतना ही अधिक संभावना है कि बच्चे उसे दोहराने की इच्छा रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर ईवीएस इज। यानी कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन बिल्कुल सही, अधिगम का आकलन बिल्कुल गलत, आकलन के साथ अधिगम बिल्कुल सही है, और अधिगम के बारे में आकलन बिल्कुल गलत। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है और सी सही है, और कौन से ऑप्शन में केवल ए और सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को कि अधिगम
जो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, अधिगम के लिए आकलन, और आकलन के साथ अधिगम क्यों है। देखिए, रचनात्मक आकलन एक पाठ इकाई या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। अधिगम के लिए आकलन करना, अधिगम के रूप में आकलन करना, बच्चे अपनी अधिगम की प्रक्रिया में कहाँ हैं और उन्हें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ वह कैसे जाएंगे, इसे रचनात्मक आकलन के रूप में भी जाना जाता है। जो अधिगम के रूप में आकलन है, देखिए, यह एक गतिविधि है या कार्य का उपयोग है जो बच्चों को अपने स्वयं के अधिगम में सुधार के लिए आकलन का उपयोग करने के लिए मदद मिलती है। यह बच्चों को अपने स्वयं के अधिगम पर प्रतिबंधित करने और समायोजन करने में मदद करता है ताकि वे अवधारणाओं की गहन समझ प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 90 है ईवीएस पेडागोजी का ईवीएस पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, अवलोकन और दृष्टांत अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दृष्टांत अभिलेख, यानी कि एनीडोटल रिकॉर्ड। 90 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो रचनात्मक आकलन है, जो आपका रचनात्मक आकलन है, रचनात्मक आकलन से तात्पर्य संपूर्ण अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया में छात्र की प्रगति की निगरानी के लिए आकलन से है। यह मुख्य रूप से प्राप्तांक, ग्रेडिंग और श्रेणीकरण यानी रैंकिंग के बजाय छात्रों की जरूरतों को खोजने और निदान प्रदान करने पर केंद्रित है। सतत कार्य परियोजनाएं, पोर्टफोलियो, उपखंडात्मक अभिलेखों, रेटिंग पैमाना, रेटिंग स्केल, प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज आदि रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण है। उपखंडात्मक अभिलेख है एक संपूर्ण वर्णनात्मक वर्णन है जिसमें बच्चों के एक विशिष्ट व्यवहार या अंत क्रिया के बाद दर्ज किया जाता है। यह शिक्षक को अधिगम की गतिविधियों को योजना बनाने, परिवार की जानकारी प्रदान करने और अधिगम के अंतराल को पहचानने में मदद करता है। उनका उपयोग छात्रों के कार्यों, कौशलों और दृष्टिकोण के लिए विशिष्ट अवलोकनों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपखंडात्मक अभिलेखों पर और वह उनके उपयोगों पर किया जा सकता है। तो 90 का आपका हो गया आंसर 4। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपकी ईवीएस पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन के 15 क्वेश्चंस, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपकी ईवीएस के यहीं पर ही खत्म होते हैं, यानी फिनिश होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज निखिल तुषार, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।